तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं महतारी वंदन योजना के ऊपर निबंध को किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। मैंने बताया कंटेंट कहाँ से आपको सोर्स मिलेगा। DPRCG छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग का एक वेबसाइट है जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। उसमें आपको वहाँ पे हमारे प्रकाशन में जाएंगे तो वहाँ पे जनमन का मैगजीन मिलेगा। फरवरी के अंक में आपको महतारी वंदन योजना के बारे में विस्तृत चर्चा मिलेगी। इसके अलावा वहाँ पे एक विशेष लेख वाला जो पोर्शन था उसमें भी बहुत सारे लेख महतारी वंदन योजना के ऊपर आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल जाएंगे CGPSC विथ रितेश गुप्ता के नाम से, वहाँ पे आपको महतारी वंदन की योजना के ऊपर लेख और PDF फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। तो आप उसको रेफरेंस मान के वो मानिए कि आपको वो कंटेंट अच्छे से देंगे, वहाँ से देख के आप अपने एसे को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो एसे लिखने के लिए क्या चीज़ चाहिए? दो चीज़। सबसे पहला हमारे पास कंटेंट होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन, कि हम अपने बहुत सारी नॉलेज को, सीमित नॉलेज को व्यवस्थित रूप से उस 5 या 6 पेज में किस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग हो सकता है। मेरे एक अनुभव से बताऊं कि ऐसे के बारे में कुछ भी ना जानना, उसके कंटेंट ही ना जानना, लेकिन अगर फॉर्मेट पता हो तो उसके बारे में हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं। और जब हम लोग को उस टॉपिक के बारे में बहुत सारा कंटेंट पता हो लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, हम लोग व्यवस्थित रूप से लिख नहीं पाते हैं, तो इस तरीके से हम लोग अगर देखें तो महतारी वंदन योजना के ऊपर हम लोग आज ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है और हमको उस 5 से 6 पेज में किस तरीके से उसको व्यवस्थित रूप से लिखना है, ये हम लोगों के लिए बड़ी बात होगी। तो मैं आज के इस चर्चा में मेरी जो फॉर्मेट होगी महतारी वंदन योजना के ऊपर वो ये इस तरीके से होगा कि सबसे पहले हम लोग निबंध लिखते हैं तो उसमें होती है क्या? प्रस्तावना। प्रस्तावना आप लिखेंगे, आप वो शुरुआत कर सकते हैं कुछ पंक्ति से, संस्कृत की कुछ पंक्ति जो आजकल बहुत प्रचलित है, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तंत्र देवता, और उसके नीचे वाला जो पैरा होगा उसमें उसका अर्थ बताते हुए महतारी वंदन योजना के बारे में आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरीके से आप उस पंक्ति के बाद एक पैरा लिखे और उसके बाद एक और पैरा लिखे, और वो जो एक पैराग्राफ होगा वो ध्यान रखें कि 4 लाइन से 5 लाइन, मैक्सिमम 5 लाइन भी नहीं टच करना चाहिए। आप ये प्रयास करें कि आपका कोई भी पैराग्राफ 4 लाइन से ऊपर ना हो, और वो इंट्रो में 2 पैरा आप लिखने का प्रयास करें। 4-4 लाइन के 2 पैरा आप इंट्रो में लिखने का प्रयास करें भूमिका में। उसके बाद आप या तो इंट्रो में कहानी से शुरू कर सकते हैं, या कोई पंक्ति से शुरू कर सकते हैं, या कोई और अपने एक अनुभव से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने भूमिका लिखा। उसके बाद आप लिखेंगे उस योजना का परिचय, हेडिंग बना सकते हैं योजना का परिचय या योजना में प्रावधान, और उसमें आप लिखेंगे उसके बारे में। आगे मैं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या लिखना है, ये मैं थोड़ा आगे बताता हूँ, एक बार फॉर्मेट बता देता हूँ। फिर योजना का परिचय लिखने के बाद उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगा योजना की पात्रता है, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे योजना के उद्देश्य, फिर लिखेंगे योजना की आवश्यकता क्यों है, आखिर इस योजना को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये एक हेडिंग हो सकता है। उसके बाद होगा कि बजटीय प्रावधान क्या है, इस योजना के लिए बजटीय प्रावधान क्या है। उसके बाद होगा आवेदन की प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज, ये लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रयास करें कि आवेदन की प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज को आधा पेज से ज़्यादा न लिखें। प्रयास करें कि ये दो टॉपिक है, आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज, इसको आप आधे पेज में कंप्लीट कर लें। कई लोग पूरे पेज में इसको लिख चुके हैं, ये मेन कंटेंट नहीं है हमारा, तो प्रयास करें आधे पेज से ज़्यादा इसको नहीं लिखना है। उसके बाद एक हेडिंग बन सकता है नोडल विभाग एवं क्रियान्वयन एजेंसी। चूँकि हमारा एक ये योजना है, तो योजना के ऊपर एक ऐसे टॉपिक बन चुका है कि महतारी वंदन योजना क्रियान्वयन एवं चुनौतियाँ, इस तरीके से भी कुछ हेडिंग बन सकता है। तो क्रियान्वयन, नोडल विभाग एवं क्रियान्वयन एजेंसी के ऊपर भी हम लोग एक हेडिंग दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग तो परंपरागत तौर पे हर एक ऐसे में लिखेंगे क्या? चुनौती, उसके बाद समाधान या सुझाव, और उसके बाद निष्कर्ष। इस तरीके से हमारे पास ये कुछ हेडिंग्स हुए जो हम लोग इस ऐसे में डिस्कस करने वाले हैं, और मैं पर एक हेडिंग के ऊपर चर्चा करूँगा, कंटेंट भी बताऊँगा कि हम लोग इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मेट आपको अच्छे से लिख लीजिए एक कॉपी में, इस तरीके से अरेंजमेंट आपको अपनी कॉपी में, सीक्वेंस भी इस तरीके से ही होना चाहिए, तो आप इसको लिखेंगे। मैंने कुछ कंटेंट लिख रखा है और ये मैंने अपने मन से कुछ नहीं लिखा है। DPRCG की वेबसाइट में गया, मैं 4 से 5-6 घंटे की मेहनत की और एक कंटेंट निकाल के अपने कॉपी में लिखा,
और कंटेंट को एक कॉपी में लिखने के बाद उसको फॉर्मेट करने के बाद मैंने ऐसे के रूप में उसको पिरोने का भी प्रयास आपके पास करूँगा। सबसे पहले आपने प्रस्तावना लिखा। मैंने कुछ लोगों की कॉपी चेक की, उसमें मोदी की गारंटी और चुनावी वादे, इस तरीके की राजनीतिक वक्तव्यों का इस्तेमाल किया गया। तो आप प्रयास करें, आप तटस्थ रूप से एक निबंध के लिखने की प्रयास करें। उसमें किसी भी राजनीतिक दल का, राजनीतिक पार्टी का, राजनीतिक नेताओं का नाम उल्लेख करने से बचें। आपका व्यवहार तटस्थ होना चाहिए। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, उनके इंक्लिनेशन के बारे में न दर्शाएं। क्या पता जो कॉपी चेक करने वाला हो वो कांग्रेस का समर्थक हो तो आपको नंबर भी ना दे, है ना। तो आप प्रयास करें कि किसी भी राजनीतिक दल का, पार्टी का उसमें नाम न लिखें, ये आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद जैसे आपने लिखा यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तंत्र देवता, उसके नीचे पैरा में लिखा अर्थात जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता का निवास होता है। इस तरीके की पंक्तियाँ लिखी। और जैसे मैंने वहाँ पे एक रेडीमेड अगर बताऊँ इंट्रो, तो यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तंत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। महतारी वंदन योजना के माध्यम से इस ध्येय वाक्य को धरातल पर मूर्त रूप दिया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया यह मजबूत कदम छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के सपनों को पूरा करने की दिशा में बड़ी छलांग है। तो ये कुछ एक पैरा में आपने इंट्रो लिखा। सेकंड पैरा में अपने मन से आप कुछ और लिख सकते थे। इसके बाद आप लिखेंगे क्या, योजना के परिचय। महतारी वंदन योजना परिचय एक हेडिंग दिया या फिर प्रावधान एक हेडिंग दिया, और उसमें आपने लिखा चूंकि बिना कोई खर्च के महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक दिया जा रहा है, तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, यूबीआई, सार्वभौमिक आधारभूत आय या सार्वभौमिक बुनियादी आय भी इसको हिंदी में बोला जाता है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बिना कुछ किए अपने देश की सभी आबादी को एक निश्चित आय सुनिश्चित करना, कि वो कुछ काम करे या ना करे उसको एक निश्चित आय उसको मिलनी ही चाहिए खर्च करने के लिए। ये संकल्पना कहलाती है, ये कॉन्सेप्ट ही कहलाता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इसी का एक छोटा सा हिस्सा है हमारा महतारी वंदन योजना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें महतारी वंदन योजना परिचय के बारे में लिखेंगे। उसकी शुरुआत करेंगे क्या कि यह यूनिवर्सल बेसिक इनकम की एक क्या बोल सकते हैं, प्रकार या फिर उसकी एक इकाई की तरह है, जो महिलाओं को और विशेष तौर पे विवाहित महिलाओं को साधती है। विवाहित महिलाओं पर केंद्रित योजना, राज्य सरकार की योजना है जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। तो और इसमें क्या लिखेंगे, और कुछ लिखने के बाद आपको उसमें लिखना होगा कि इस योजना के तहत विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपये अर्थात 12,000 रुपये वार्षिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उनके खातों में भुगतान किया जाएगा। ये चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद लिखना है पात्रता, इसमें परिचय के बारे में। सामाजिक सहायता कार्यक्रम या विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को रुपये 1,000 से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा। अर्थात जो सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 500 रुपये दिया जाता है पेंशन के रूप में, इसमें दिया जाएगा 1,000 रुपये। तो एक ही व्यक्ति को दो चीज़ें नहीं मिलेंगी, या तो एक ही मिलेगा, तो जो ज़्यादा होगा वही मिलेगा। तो पहले से 500 रुपये पेंशन मिल रहा था, अंतर कितना आ गया 500 रुपये, तो अलग से 500 रुपये उनको दिया जाएगा। इस तरीके का प्रावधान इसमें किया गया है। और बताया गया है कि यह योजना 1 मार्च 2024 से लागू किया गया है और योजना का क्रियान्वयन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। 10 मार्च को इस योजना के तहत पहली किस्त जारी की गई है। इस योजना के तहत 70 लाख के आसपास जो भी लाभार्थी हैं आप उसको देखिए, और पहली किस्त के तहत 655 करोड़ रुपए का प्रावधान, मतलब 655 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो ये चीज़ें आपको अपने योजना के परिचय में लिखना चाहिए था, ये आप लिखिए। इस योजना के परिचय के बारे में इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे क्या, योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य में बस वही, जैसे मैंने इसमें कुछ लिखा था कि
राज्य की महिलाओं के बीच लैंगिक भेदभाव, असमानता और जागरूकता के स्तर को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार होगा। आर्थिक स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। परिवार में उनके निर्णय लेने की भूमिका सुदृढ़ होगी। महिला जागरूकता से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। परिवार में निर्णय अपनी बातें रखने का सामर्थ्य होगा। समाज में व्याप्त असमानता भेदभाव को दूर करेंगी। तो ये सारी चीज़ें इसके उद्देश्य में आ जाएंगी। उद्देश्य लिखने के बाद आपको इसमें लिखना है क्या, पात्रता। पात्रता में लिखेंगे क्या, विवाहित। पहला पात्रता में आप 3 पॉइंट देंगे। पहले पॉइंट में लिखेंगे क्या, विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो। दूसरा पॉइंट में होगा आवेदन के कैलेंडर वर्ष, अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरा है पात्रता में, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। तो ये पात्रता में आपने 3 पॉइंट लिखना था। योजना का परिचय लिखा, उद्देश्य लिखा, पात्रता लिखा, तो ये योजना का एक परिचय हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे कि इस योजना को लाने के लिए आवश्यकता क्या थी, आखिर क्यों इस योजना को लाया जा रहा है। तो इस योजना को लाने के लिए कुछ डाटा आप बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के स्वास्थ्य की बात की जाए तो वर्ष 2020-21 में हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार 23.1% महिलाएं मानक बॉडी मास इंडेक्स से कम स्तर पर हैं। 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 60.8% और गर्भवती महिलाओं में यह 51.8% है। ऐसे में महतारी वंदन योजना उसके लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। तो ये आपको लिखना चाहिए था। तो ये एक हेडिंग हो गया कि आवश्यकता क्या है, महिलाओं की स्थिति के बारे में हमने बताया। इसमें आप मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, इन सब के भी डाटा अगर आपके पास है तो उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, आखिर इस योजना के लिए बजटीय प्रावधान क्या किया गया है। तो बजटीय प्रावधान एक हेडिंग बना सकते हो आप। उसमें क्या लिख सकते हो, उसमें बजट में आप पढ़ोगे जब तो उसमें मिलेगा क्या, ज्ञान, GYAN। तो आपको शुरुआत ही करना था क्या, GYAN। 2024-25 के बजट में सरकार का फोकस ज्ञान, यानी G मतलब गरीब, Y मतलब युवा, A मतलब अन्नदाता किसान और N मतलब नारी। तो बजट में ही मुख्य बिंदुओं पे नारी को फोकस करते हुए नारी सशक्तिकरण के माध्यम, नारी सशक्तिकरण को पाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इसमें एक कदम बढ़ाते हुए महतारी वंदन योजना की शुरुआत की है, जिसके लिए 2023-24 के अनुपूरक बजट में 1200 करोड़ का प्रावधान और 24-25 के मुख्य बजट में 3000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो ये बजट प्रावधान में आपको लिखना चाहिए। और पहली किस्त के रूप में 700 करोड़ का प्रावधान किया गया था, वो आवंटित हुआ है। वो हम लोगों ने इंट्रो में भी लिखा था, यहाँ अगर स्पेस हो तो लिखिए, ना हो तो मत लिखिए। ये इस बजटीय प्रावधान लिखने के बाद आपको इसमें लिखना है आवेदन की प्रक्रिया क्या है एवं इसके आवश्यक दस्तावेज क्या है। तो ये आधे पेज से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। अगर इतने सारी चीज़ें आप लिखने बैठे तो 8 से 9 पेज भी लग जाएंगे और वहाँ आप स्पेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि अगर 5 पेज दिया है तो इतने सारे पॉइंट्स को लिखते लिखते आपने कितने 3 पेज ख़त्म कर दिया। अब आपके पास बचा है 2 पेज, या फिर 4 पेज लिख दिया है, अंतिम बचा 1 पेज, और अभी तो बहुत कुछ बचा है लिखने के लिए। तो आपको इसके बाद लिखना है आवेदन करने की प्रक्रिया और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज। तो ये आपको लिखना है सिर्फ आधे पेज में, आधे पेज से ज़्यादा आपका कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो आवेदन करने की प्रक्रिया में ये प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है। आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विभिन्न कैंप के माध्यम से किया जा सकता है। इतना लिखिए। उसके बाद इसके लिए संलग्न आवश्यक दस्तावेज में क्या होगा,
विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाते, मतदाता प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें बस लिख देंगे तो हमारा आधे पेज में ये सारी चीज़ें लिख देंगे, उससे ज़्यादा इसको स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक हमारा हेडिंग होगा नोडल विभाग एवं क्रियान्वयन एजेंसी। तो इस हर एक योजना को लागू करने के लिए सरकार द्वारा कुछ नोडल विभाग बनाए जाते हैं और उसके लिए क्रियान्वयन के लिए एक एजेंसी का निर्माण किया जाता है। तो चूंकि ये महिलाओं से जुड़ी योजना है तो ऑब्वियस ही कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल विभाग होगा। जिला स्तर में जिला अधीक्षक नोडल अधिकारी होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीईओ जो होंगे, और शहर में आयुक्त होंगे, सीएमओ होंगे, वो इसके नोडल अधिकारी होंगे। योजना का क्रियान्वयन महिला बाल विकास विभाग के द्वारा स्थानीय निकायों के सहयोग से किया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी इसके क्रियान्वयन और विभाग के बारे में कुछ लिखने का पॉइंट था। इसके बाद आप आएंगे चुनौतियों के बारे में। चुनौतियाँ आपको लिखना है। चुनौतियाँ लिखने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या क्या चुनौती इसमें हो सकती है। तो चुनौती में आप देखिए, तो सबसे पहली चुनौती इसमें जो दिख रही है कि इसमें 21 वर्ष आयु निर्धारित किया गया है विवाहित महिलाओं के लिए, लेकिन हमारा कानून, हमारा संविधान बोलता है 18 वर्ष से अधिक की आयु की बालिका को शादी करने का अधिकार है। लेकिन इस योजना के तहत 21 वर्ष का आयु के बाद के ही महिलाओं को शामिल किया गया। तो 18 से 21 जो 3 साल का गैप है, इसके अंतर्गत ही बहुत सारी महिलाएं आएंगी जो इस योजना के तहत छूट गई। तो हम लोगों ने एक बहुत बड़े महिलाओं के समुदाय को इससे वंचित कर दिया। ये एक चुनौती हो सकती है। हमारे ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम उम्र में विवाह का परंपरा है, तो बहुत सारी महिलाओं इस योजनाओं से के लाभ से छूट चुकी हैं। तो ये कुछ एक चुनौती हो सकती है। पहुंच या फिर आवश्यक जो दस्तावेज हैं उसके कठिन होना। अब हमारा जो राज्य है वो ग्रामीण आबादी है, इसमें लोग भीषण जंगलों में रहते हैं, सरकार की बहुत सारी जगहों में तक पहुंच भी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। तो अभी तक इसकी जागरूकता भी ना हो, कई लोग होंगे जिनको इसकी जागरूकता भी नहीं होगी। ये कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। और सबसे जो मुख्य पॉइंट्स है कि राज्य के राजस्व व्यय में वृद्धि होगी। राज्य के ऊपर जो खर्च होगा, खर्च का बर्डन होगा, वो राजस्व व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये कुछ चुनौतियां हैं। और कई सारी महिलाएं जो अशिक्षित होंगी, जिनको साइन करना नहीं आता होगा, फॉर्म भरना नहीं आता होगा, वो इस डर से फॉर्म भी ना भरती होंगी। कई महिलाओं के बैंक खाते भी नहीं होंगे, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से ही लाभ मिलेगा। तो आपके अगर बैंक खाते नहीं होंगे तो आपको नहीं मिलेगा, तो बैंक खाते नहीं हो सकते हैं। और भारत में और छत्तीसगढ़ में हर जगह एक सरपंच पति का कल्चर चलता है। सरपंच पति में मतलब क्या होता है कि कोई महिला अगर सरपंच बन गई तो भी उसका पति ही मुख्य सरपंच की भूमिका निभाता है और वही काम करता है। उसी तरीके से अगर किसी महिला को ये राशि दी जा रही है तो क्या पता उसका हस्बैंड उस पैसे का यूज़ अपने शराब पीने में या फिर किसी दूसरे काम में वो लगाए और वो फिर इसको वेस्ट करे। तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो इससे कुछ चुनौतियाँ हो सकती हैं। तो ये चुनौतियाँ बताने के बाद इसी चुनौतियाँ का समाधान आप सामने आप बता सकते हैं। आप चुनौती लिखने के बाद आप समाधान लिखिए। समाधान में आप लिखेंगे क्या कि अगर किसी महिला के पास खाता नहीं है तो बैंक मित्र की संकल्पना लाई गई है। बैंक मित्र के द्वारा हम उन महिलाओं का खाता जनधन खाता के माध्यम से, भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जनधन खाता योजना, उसके माध्यम से हम उनकी खाता खुलवाने का प्रयास करेंगे ताकि उनको लाभ मिल सके। अगर पहुंच एक समस्या है, जागरूकता एक समस्या है, तो आज भारत के हर क्षेत्र में इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, तो हम इस तरीके से जागरूकता भी फैलाने के लिए विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, इनकी हेल्प ले सकते हैं। गवर्नमेंट इनसे टाई अप कर सकती है कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लोगों तक, दूर दूर तक पहुंचाने का प्रयास करें, लोगों को जागरूकता बताएं, जागरूकता दें
कि इस योजना को उनके लाभ क्या हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। न सिर्फ इस योजना की अवेयरनेस फैलाएं बल्कि वो ये भी बताएं कि इसको अप्लाई कैसे किया जा सकता है, वो ये सारे प्रोसेस के बारे में बताएं। इस तरीके का प्रयास भी सरकार कर सकती है। और राजस्व व्यय की बात हो रही है, राजस्व व्यय में वृद्धि की बात चल रही है, तो इसमें बताया जा सकता है कि जो भारत या छत्तीसगढ़ सरकार इसमें एक मोटा पैसा महिलाओं को दे रही है, वो एक खर्च नहीं है, वो एक निवेश है। महिलाओं पे किया गया शासन का निवेश जो महिलाओं को सशक्त बनाएगा, महिलाओं के उत्थान करेगा, महिलाओं के स्किल में, महिलाओं के स्वास्थ्य में एक निवेश होगा। एक स्वस्थ महिला होगी तो एक स्वस्थ समाज का विकास होगा। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भौतिक अवसंरचना में क्या आता है, सड़क, बिजली, संचार, रोड, ये सारी होते हैं सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें क्या होता है, सामाजिक अवसंरचना। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, तो ये सारी चीज़ें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आती हैं। और जब हम लोग कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं, रोड बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, कनेक्टिविटी को बूस्ट करते हैं, तब जब उसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है तब उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट का दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन जब गवर्नमेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है, महिलाओं के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस, महिलाओं के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है, तो इसको खर्च न मान के इसको निवेश की तरह देखा जाए। इसमें क्या होगा, आगे हम लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं इस लाइन को, कि जब महिलाओं को पैसे मिलेंगे, वो कुछ व्यवसाय करते होंगे, तो उसके लिए वो उनके लिए एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरह मिलेगा। उस पैसे की राशि को वो अपने कुछ व्यवसाय में लगा सकते हैं, जिससे उनके व्यवसाय को वृद्धि होगी। तो ये सारी चीज़ें राजस्व व्यय के एवज में हम सुझाव समाधान दे सकते हैं। एप्लीकेशन और अशिक्षा की बात हुई, तो इसमें क्या है कि अगर कोई गांव में एक महिला को सिखा दिया गया, या एक महिला अगर जान गई कि एप्लीकेशन को किस तरीके से भरा जा सकता है, तो वो अपने आसपास के गांव के सभी महिलाओं को ये बता सकती है कि मैंने किस तरीके से बदला, और फिर वो 10 महिलाओं को बताएगी, फिर वो 10 महिलाएं सीख के जाएंगी, वो फिर अनेक 10 महिलाओं को जाके अपने इस योजना के बारे में बताएंगी। इस तरीके से इस योजना का अवेयरनेस बहुत सारी महिलाओं तक पहुँच सकता है। तो ये कुछ इसके सुझाव हो सकते हैं। तो हम लोगों ने चुनौतियों के ऊपर बात किया, उसके समाधान और सुझावों के ऊपर बात किया। उसके बाद हम लोग इस पे निष्कर्ष की बात करेंगे। निष्कर्ष जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बहुत आशावादी होगा। जैसे मैं एक रेडीमेड कंक्लूजन में बताऊं तो आप क्या बता सकते हैं कि महतारी वंदन योजना से मिली राशि से महिलाओं को परिवार के साथ खुद के स्वास्थ्य, पोषण और जीवन स्तर को उठाने का एक मजबूत आधार मिलेगा। महिलाओं की आर्थिक मजबूती से समाज में उनके प्रति भेदभाव में कमी और जागरूकता आएगी। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की आधी आबादी की आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए यहाँ की माताओं और बहनों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में इन महिलाओं को सशक्त करके महतारी वंदन योजना विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की अपनी उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, एक इंडेक्स जो होता है लैंगिक समानता, लैंगिक असमानता इंडेक्स, जेंडर अनइक्वलिटी इंडेक्स, तो ये इंडेक्स आप ढूंढिए और इसका भी इस्तेमाल यहाँ पे आप कर सकते हैं, या फिर इसको चुनौती में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसको कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि इस इंडेक्स में भारत इस स्थान पर है, तो इसमें अगर निवेश करेंगे तो हमारा जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स जो होगा वो इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा आप एक लाइन यूनाइटेड नेशन का जो सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 बताए गए हैं 2030 तक प्राप्त करने के, और उसके जो गोल क्रमांक 5 है जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें एक है लैंगिक समानता। लैंगिक समानता भी एक उद्देश्य है 2030 तक प्राप्त करने का सतत विकास लक्ष्य में। तो सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य क्रमांक 5 में लैंगिक समानता को प्राप्त करने में भी इस योजना का योगदान
बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस तरीके से आपने इस योजना के बारे में लिखा और अंतिम में कुछ और आशावादी पॉइंट्स के साथ इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अपने हिसाब से कुछ सोचिए और एक लाइन कुछ इसमें लिखने का प्रयास करिए। इसके बाद मैं बताऊं कि इस ऐसे को इतना कंप्लीट कर लेते हैं, ये कंप्लीट हो गया है इसे। अब मैं बात बताऊं कि इस ऐसे को एक दूसरे हेडिंग के रूप में भी पूछा जा सकता है। अगर आपको पूछ लिया जाए महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक ऐसे लिखिए, या छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए प्रयास, इसके ऊपर एक हेडिंग बनता है। फॉर्मेट मोर और लेस इसी तरीके से बना सकते हैं। आपको उसमें महिला सशक्तिकरण की परिभाषा लिखना पड़ेगा। भूमिका लिखने के बाद आपने हम महतारी वंदन योजना के परिचय दिया है, उसमें आप लिखेंगे महिला सशक्तिकरण का परिचय, कि महिला सशक्तिकरण आखिर है क्या। तो महिला सशक्तिकरण का डिफिनेशन अगर आपको मैं बताऊं तो आप एक रेडीमेड डिफिनेशन आप याद कर ले, लिख ले, जो मैं बता रहा हूं। महिला सशक्तिकरण से महिलाओं में उस शक्ति का प्रवाह होता है जिससे वो अपने को सकारात्मक भूमिका देने में अहम योगदान कर सकती हैं, जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार व समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। तो ये कुछ महिला सशक्तिकरण के परिभाषा था। इसको लिखने के बाद आप महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास है उसके बारे में भी लिख सकते हैं। कुछ प्रयास मैं आपको बताऊं तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया ये प्रयास जो महतारी वंदन है, ये लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं आज परिवार को पक्का घर मिल रहा है, वो भी महिलाओं के नाम पे। आज महिलाओं के जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर मिलता है वो महिलाओं के नाम पे ही दिया जाता है। तो अगर एक महिला पुरुष के बीच लड़ाई होता है तो वो लड़ाई में वो पुरुष नहीं बोल सकता कि आप मेरे घर को छोड़ के चले जाओ महिला को, क्योंकि महिला के नाम पे ही वो घर है, तो पुरुष बोल ही नहीं सकता। तो ऑटोमेटिकली महिला सशक्त हो गई, उसका अधिकार हो गया उस घर का, उस घर के ऊपर। वो घर के छोड़ के जा ही नहीं सकती क्योंकि वो घर उसके नाम पे है। तो इस तरीके से महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया गया है। आज परिवार को पक्का घर मिल रहा है, वो भी महिलाओं के नाम पर। उज्ज्वला का सस्ता सिलेंडर मिल रहा है, वो भी महिलाओं के नाम पर। 50% से अधिक जनधन खाते, वो भी महिलाओं के नाम पर। 65% से ज़्यादा मुद्रा लोन भी, वो भी महिलाओं के नाम पर, खास तौर पर नौजवान बेटियों के नाम पे। अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा लखपति दीदी बन चुकी हैं और गांव-गांव में इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गई है कि गांव के विकास में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और भविष्य में देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा बहनों को ड्रोन की भी ट्रेनिंग दी जा रही है और ड्रोन पायलट के रूप में ट्रेनिंग देके उन्हें खेती किसानी से जोड़ के खेती किसानी को भी विकसित करने का प्रयास कर रही है। इसमें आप लिख सकते हैं परिवार समृद्ध तब होता है जब परिवार स्वस्थ होता है। परिवार स्वस्थ तभी होता है जब घर की महिलाएं स्वस्थ होती हैं। पहले गर्भ के दौरान माताएं शिशु की मृत्यु बड़ी चिंता होती थी। इस पर हमने काम किया और इसमें शौचालय बनाया, जिसकी वजह से माताओं को अपमान सहना नहीं पड़ता है, महिलाओं को बीमारी से मुक्ति मिलती है। तो इस तरीके का प्रयास किया गया है। फिर अगर महतारी वंदन योजना में लिखना हो या फिर महिला सशक्तिकरण में लिखना हो, अगर सुझाव लिखना हो तो लिखिएगा क्या, महिलाएं विशेषकर विवाहित महिलाएं घर परिवार की देखभाल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाएं अपनी छोटी मोटी बचत का उपयोग ज़्यादातर परिवार एवं बच्चों के पोषण में खर्च करती हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में उनकी सहभागिता अभी भी बहुत कम है। इसे देखते हुए राज्य सरकार महिलाओं की आर्थिक सहभागिता बढ़ाने के लिए काम कर रही है और उसमें महतारी वंदन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरीके से आपने महिला सशक्तिकरण ऊपर और महतारी वंदन योजना के ऊपर हमने डिस्कस किया। आई होप कि मैं इसमें कुछ मदद कर पाया हूँगा इस ऐसे को समझने पे, फॉर्मेट करने पे, कंटेंट पे। आप जब भी कोई ऐसे लिखते हैं सबसे पहला स्टेप होता है आपको कंटेंट गैदर करना होगा। छत्तीसगढ़ के ऐसे को कंटेंट अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, DPRCG और जनमन का मैगजीन
जो बहुत महत्वपूर्ण सोर्स होता है। उसी तरीके से इंडियन के लिए अगर ऐसे चाहिए होगा तो आपको जैसे DPRCG छत्तीसगढ़ में चलता है, वैसे इंडिया के लेवल पे PIB चलता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। वो वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब में ले सकते हैं, और दृष्टि IAS की वेबसाइट को भी सर्च कर सकते हैं। ये कुछ सोर्सेस होंगे जो आप इंडियन ऐसे को लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके बाद हम लोग फिर कुछ नए टॉपिक के ऊपर, विकसित भारत के ऊपर, या फिर और आप बताएंगे कि कौन से ऐसे के ऊपर हम लोग डिस्कस करें, कमेंट में बताएंगे। फिर हम लोग प्रयास करेंगे कि उसके ऊपर भी हम लोग एक ऐसे पे डिस्कशन करें। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इतना ही है आज के हमारे ऐसे में। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं फिर एक नए ऐसे के साथ। आज के लिए थैंक यू।